नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग। आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में बस्तर के छिंदक नागवंश के शासकों का इतिहास आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। छिंदक नागवंश के शासक जो है 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक शासन किए। इनके शासन काल को हम देखेंगे तो 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक इस वंश के शासक जो है शासन किए। इनका शासन काल जो है कब से कब तक है, 1023 से लेकर के 1324 ईस्वी तक माना जाता है। इस वंश की दो शाखाओं के बारे में जानकारी मिलता है। छिंदक नागवंश की दो शाखाएं थी। एक शाखा है ज्येष्ठ शाखा, जिसको हम मुख्य शाखा कहते हैं, जो चक्रकोट मंडल के अंतर्गत आता था। चक्रकोट मंडल के अंतर्गत इस शाखा की स्थापना हुई थी और इनके संस्थापक थे नृपति भूषण। जो मुख्य शाखा के संस्थापक किसे माना जाता है, नृपति भूषण को। और इसकी राजकीय चिन्ह को हम देखते हैं तो सावक युक्त बाघ थी। जो मुख्य शाखा थी उनकी राजकीय चिन्ह सावक युक्त बाघ थी और ये शैव धर्म को मानने वाले थे। शैव धर्म को मानते थे, शिव के उपासक थे। दूसरी शाखा थी इसकी कनिष्ठ शाखा। कनिष्ठ मतलब छोटी शाखा। छोटी शाखा जो है भ्रमरकोट मंडल के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? भ्रमरकोट मंडल के अंतर्गत। और इनके संस्थापक किसे माना जाता है? मधुरांतक देव को। मधुरांतक देव जो है कनिष्ठ शाखा के संस्थापक थे। इनकी राजकीय चिन्ह को देखते हैं तो कमल युक्त कलदी पत्र, कमल का फूल था और उनकी पत्ती इनकी राजकीय चिन्ह थी। और ये वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कनिष्ठ शाखा भ्रमरकोट मंडल, संस्थापक मधुरांतक देव। एक बार फिर से देखते हैं छिंदक नागवंश की शासक जो है दो शाखाओं में बंटकर शासन किए। ज्येष्ठ शाखा, जिसको मुख्य शाखा कहते हैं, जो चक्रकोट मंडल के अंतर्गत आता था। इनके संस्थापक थी नृपति भूषण, सावक युक्त बाघ और धर्म इनकी शैव धर्म थी। दूसरी थी कनिष्ठ शाखा, जो भ्रमरकोट मंडल के अंतर्गत आता था और संस्थापक था मधुरांतक देव। कमल युक्त कलिदी पत्र इनकी राजकीय चिन्ह था और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थी। अब आगे हम देखते हैं इस वंश से संबंधित जानकारी में शासन क्षेत्र। तो शासन क्षेत्र में हमको यहाँ पर दो तो मिल ही गया, एक तो भ्रमरकोट क्षेत्र में और दूसरा है चक्रकोट। चक्रकोट जो मुख्य शाखा थी। बारसूर इनकी मुख्यतः राजधानी थी। बारसूर क्षेत्र में शासन किए। उपाधि देखते हैं तो इस वंश के शासक जो है भोगवतीपुरेश्वर, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते। भोगवती एक भौगोलिक क्षेत्र था और इसी आधार पर इस वंश के शासक जो है भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ध्वज को देखते हैं तो इनकी ध्वज में सर्प का चिन्ह था, सर्प चिन्ह युक्त ध्वज। इनका राजकीय चिन्ह था सावक युक्त बाघ, सावक युक्त बाघ जो है इनकी राजकीय चिन्ह। हम देखेंगे इस वंश के शासकों की प्रमुख पदवी। इस वंश के शासक जो है दो प्रमुख पदवी धारण करते थे। एक है छिंदक कुल कमल भास्कर और इनकी दूसरी पदवी थी छिंदक कुल तिलक। इस प्रकार से इस वंश के शासक जो है दो प्रकार के पदवी धारण किए थे। एक है छिंदक कुल कमल भास्कर और दूसरी इनकी पदवी थी छिंदक कुल तिलक। आगे हम देखते हैं इस वंश से संबंधित कौन कौन से प्रमुख शिलालेख है, जिनमें पहला शिलालेख है एर्राकोटा का तेलुगु शिलालेख। यह शिलालेख इस वंश के संस्थापक नृपति भूषण का है। नृपति भूषण से संबंधित हमको जो भी जानकारी प्राप्त करना है वो एर्राकोटा के तेलुगु शिलालेख से प्राप्त होगा। तो एर्राकोटा का तेलुगु शिलालेख का संबंध किससे है? नृपति भूषण से। अगला जो
अब शिलालेख है वो बारासुर शिलालेख है, और इस शिलालेख में इस वंश के शासक जो जगदेव भूषण जिसको हम धारावर्ष के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित जानकारी मिलता है। तो धारावर्ष का जो प्रमुख शिलालेख है वो बारासुर शिलालेख है। इसके बाद देखते हैं राजपुर ताम्रपत्र। राजपुर ताम्रपत्र इस वंश के शासक जो है मधुरांतक देव का ताम्रपत्र है, मधुरांतक देव का ताम्रपत्र है। मधुरांतक देव से संबंधित जो भी हमको जानकारी प्राप्त करना है वो राजपुर ताम्रपत्र से पता चलता है। कुरुषपाल शिलालेख, कुरुषपाल शिलालेख जो है छिंदक नागवंश के शासकों का प्रमुख शिलालेख है, और ये इस वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम के माने जाते हैं। सोमेश्वर देव प्रथम का शिलालेख है, और इस शिलालेख में सोमेश्वर देव से संबंधित उनकी साम्राज्य विस्तार, विजय अभियान और उसके निर्माण के बारे में जानकारी मिलता है। अगला शिलालेख है नारायणपाल शिलालेख। नारायणपाल शिलालेख इस वंश के शासक सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी का शिलालेख माना जाता है। गुंड महादेवी का ये शिलालेख है नारायणपुर शिलालेख। भैरमगढ़ शिलालेख, भैरमगढ़ शिलालेख, भैरमगढ़ बीजापुर शिलालेख जो है इस वंश के शासक नरसिंह देव का है। इस वंश के शासक किसका है? नरसिंह देव से संबंधित शिलालेख है। इससे संबंधित एक और शिलालेख है जिसको हम कहते हैं दंतेवाड़ा शिलालेख। इससे संबंधित और शिलालेख का क्या नाम है? दंतेवाड़ा शिलालेख। दंतेवाड़ा शिलालेख से, दंतेवाड़ा शिलालेख से नरसिंह देव के बारे में जानकारी मिलता है। सुनारपाल शिलालेख, सुनारपुर शिलालेख जो है इस वंश के शासक जय सिंह से संबंधित है, जय सिंह देव से संबंधित है। और अंतिम शिलालेख टेमरा सती स्मारक शिलालेख, और यह शिलालेख इस वंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव का है। इस वंश का अंतिम शिलालेख किसको माना जाता है? टेमरा सती स्मारक शिलालेख, और इस वंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव के ये शिलालेख है। तो इस प्रकार से इस वंश की प्रमुख शिलालेख है, और इसको हमको अच्छे से याद करना है। एर्राकोटा का तेलुगु शिलालेख किसका है? नृपति भूषण, जो इस वंश के संस्थापक है। बारासुर शिलालेख जो है जगदेव भूषण धारावर्ष का है। राजपुर ताम्रपत्र जो है मधुरांतक देव का है, जो कनिष्क शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। कुरुषपाल शिलालेख जो है इस वंश से संबंधित प्रमुख शिलालेखों में से एक है, जो इस वंश के प्रतापी शासक सोमेश्वर देव प्रथम का है। उसके बाद है नारायणपाल शिलालेख, और ये गुंड महादेवी का, जो सोमेश्वर देव प्रथम के माता जी है, उनका शिलालेख है। भैरमगढ़ शिलालेख इस वंश के शासक जगदेव भूषण नरसिंह देव का शिलालेख है। इससे संबंधित एक और शिलालेख है दंतेवाड़ा शिलालेख, से भी हमको नरसिंह देव से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। सुनारपाल शिलालेख जो है जय सिंह देव का है। अंतिम शिलालेख है टेमरी सती स्मारक शिलालेख। टेमरी सती स्मारक शिलालेख से हमको इस वंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव के बारे में जानकारी मिलता है। अब हम आगे देखते हैं इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है प्रमुख शासक में नृपति भूषण। नृपति भूषण जो है इस वंश के संस्थापक माना जाता है, ज्येष्ठ शाखा का संस्थापक है। श्रेष्ठ शाखा मतलब प्रमुख शाखा। नृपति भूषण को ही छिंदक नागवंशी शासक का क्या कहा जाता है? छिंदक नागवंश का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। संबंधित जानकारी हमको एर्राकोटा शिलालेख से मिलता है। एर्राकोटा शिलालेख से संबंधित जानकारी हमको प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है जब 1023 ईस्वी में चोल नरेश राजेंद्र चोल जो है
बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किए थे 1023 ईस्वी में। 1023 ईस्वी में जब आक्रमण किए थे तो उनके साथ बस्तर क्षेत्र पर नृपति भूषण भी आए थे, और नृपति भूषण जो है चक्रकोट क्षेत्र में आक्रमण करके यहां बस गया और छिंदक नागवंश की ज्येष्ठ शाखा की स्थापना की। ऐसा माना जाता है, संभावना व्यक्त किया जाता है कि राजेंद्र चोल के साथ ये शासक नृपति भूषण जो है कहां आए थे, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने आए थे। राजेंद्र चोल वापस चले गए और चक्रकोट का जो क्षेत्र है वहां पर नृपति भूषण ने छिंदक नागवंश की ज्येष्ठ शाखा का स्थापना किए थे। आगे इसके नृपति भूषण के बाद इस वंश का अगला शासक बना जगदेव भूषण धारावर्ष, जिनकी शासन काल जो है 1042 ईस्वी से लेकर के 1060 ईस्वी तक है। राजधानी देखते हैं तो बारसूर को राजधानी बना करके इन्होंने शासन किए। अभिलेख देखते हैं तो बारसूर अभिलेख इनसे संबंधित प्रमुख अभिलेख है। बारसूर अभिलेख जो है इनसे संबंधित प्रमुख अभिलेख है। निर्माण कार्य के अंतर्गत देखते हैं तो इनका सामंत था जिसका नाम है चंद्रदित्य। चंद्रदित्य इनके सामंत है और इन्होंने बारसूर में चंद्रदित्य सरोवर का निर्माण किया। दूसरा है इन्होंने वहां एक शिव मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम है चंद्रदित्येश्वर मंदिर, जो मूलतः शिव मंदिर है, उनका निर्माण इन्होंने बारसूर में किया। तो इस प्रकार से जो जगदेव भूषण धारावर्ष है उनकी सामंत है, उन्होंने बारसूर में चंद्रदित्य सरोवर तथा चंद्रदित्येश्वर शिव मंदिर का निर्माण किए। अब आगे हम देखते हैं इस वंश का अगला शासक मधुरांतक देव। मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव के बीच सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ। सोमेश्वर देव प्रथम जगदेव भूषण के पुत्र थे और ये जो जगदेव भूषण के संबंधी थे मधुरांतक देव, उनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और ये विजय हुआ मधुरांतक देव। और मधुरांतक देव जो है भ्रमरकोट क्षेत्र में, भ्रमरकोट मंडल में कनिष्ठ शाखा की स्थापना किया और इन्होंने कनिष्ठ शाखा की स्थापना किया तथा राजपुर को अपनी राजधानी बनाया। राजपुर जो है आधुनिक जगदलपुर ही है। राजपुर को अपना राजधानी बना करके मधुरांतक देव ने भ्रमरकोट मंडल में कनिष्ठ शाखा की स्थापना की। इनसे संबंधित जानकारी हमको राजपुर ताम्रपत्र से मिलता है। राजपुर ताम्रपत्र से हमको मधुरांतक देव के बारे में जानकारी मिलता है। मधुरांतक देव के बाद इस वंश का अगला शासक जो है सोमेश्वर देव प्रथम का शासन काल आया। सोमेश्वर देव प्रथम जो है 1069 ईस्वी से लेकर 1111 ईस्वी तक शासन किए, जो इस वंश का प्रमुख शासक माने जाना जाता है। कौन सा शासक? सोमेश्वर देव को इस वंश का प्रमुख और प्रतापी शासक माना जाता है। आइए इनसे संबंधित जानकारी देखते हैं। तो इन्होंने 3 प्रमुख उपाधि धारण किया था। एक है महाराजधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर, ये 3 प्रकार की उपाधि धारण किए थे। इनसे संबंधित सिक्का जो है बिलासपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ। इनसे संबंधित सिक्के कहां से प्राप्त हुआ है? बिलासपुर क्षेत्र से। बिलासपुर क्षेत्र से सिक्के प्राप्त हुआ है। सिक्के किसके थे? सोने के। सोने के सिक्के जो है सोमेश्वर देव प्रथम का बिलासपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और जानकारी हमको इनका जो प्रमुख अभिलेख है क्रुसपाल
अभिलेख, शिलालेख, उनसे जानकारी मिलता है। प्रमुख अभिलेख में कुरुषपाल अभिलेख, कुरुषपाल शिलालेख, इनसे संबंधित प्रमुख शिलालेख है। जो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख है कुरुषपाल शिलालेख। और इस शिलालेख में साम्राज्य विस्तार तथा विजय अभियान की जानकारी मिलता है। हम देखते हैं सोमेश्वर देव का विजय अभियान। विजय अभियान की गाथा जो है हमको कुरुषपाल शिलालेख से मिलता है, जिसके अंतर्गत इन्होंने उड्र विजय, उड्र विजय जो उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहां के शासक सोमवंशी शासक उद्योग केसरी को पराजित किया था। उद्योग केसरी जो सोमवंशी शासक है उड़ीसा का, जिसका अन्य नाम महाभवगुप्त चतुर्थ है, उनको इन्होंने पराजित किए। इसके अलावा दूसरा विजय अभियान वेगी नरेश वीरचोड़ को पराजित किया। वेगी नरेश, वेगी के शासक वीरचोड़ को पराजित किया। तीसरा है लेमना विजय किया। लेमना विजय लवन आधुनिक बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आता था। लांजी विजय बालाघाट मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा महाराष्ट्र में के भूभाग वज्र विजय तथा भद्रपत्तन, ये भी महाराष्ट्र के भंडारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला स्थान था, जिसका विजय किया। साथ ही साथ इन्होंने रतनपुर के शासक कलचुरी शासक पृथ्वी देव प्रथम को भी पराजित किए थे। तो ये है इनका विजय अभियान। उड्र विजय जो उड़ीसा के सोमवंशी शासक उद्योग केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ को इन्होंने पराजित किया। इसके अलावा वेगी नरेश वीरचोड़ को पराजित किया। लेमना विजय लवन क्षेत्र में, लांजी विजय बालाघाट क्षेत्र में, वज्र विजय अभियान महाराष्ट्र, भद्रपत्तनम विजय महाराष्ट्र और रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। सोमेश्वर देव के विजय अभियान के बाद देखते हैं इनके शासन काल का प्रमुख स्थापत्य कला। तो सोमेश्वर देव के शासन काल की दो प्रमुख स्थापत्य कला है, जिसमें नारायण पाल का विष्णु मंदिर प्रथम है। विष्णु मंदिर नारायण पाल, और ये बस्तर जिला के अंतर्गत आता है। इस मंदिर का निर्माण अपने माता के कहने गुंड महादेवी के अनुरोध पर किए थे। उनको समर्पित करते हुए नारायण पाल के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया सोमेश्वर देव प्रथम ने। दूसरा इनके शासन काल का प्रमुख मंदिर है बत्तीसा मंदिर बारसूर दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा बारसूर नामक स्थान पर बत्तीसा मंदिर है। ये शिव की जुड़वा मंदिर है। शिव मंदिर जुड़वा शिव मंदिर है, जिनके गर्भगृह में दो शिवलिंग, गर्भगृह में दो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण अपने पत्नी गंगा महादेवी के अनुरोध पर उनको समर्पित करते हुए निर्माण किया। अपने माता को समर्पित करते हुए विष्णु मंदिर नारायणपाल बस्तर तथा बत्तीसा मंदिर बारासुर दंतेवाड़ा जो शिव की जुड़वा मंदिर है, यहाँ गर्भगृह में दो शिवलिंग विराजमान है।
शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण किए थे 12 दंते वाड़ा में। तो ये हुआ जो सोमेश्वर देव से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला। अब देखते हैं इनकी पराजय। तो सोमेश्वर देव के शासन काल में कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने इस क्षेत्र में चक्रकोट क्षेत्र में आक्रमण किए थे और वहां के शासक सोमेश्वर देव को उन्होंने पराजित किया। पराजय के बाद मंत्री सहित इनको बंदी बना लिया था। बाद में इनकी जो माता है गुंड महादेवी, उनके अनुरोध पर, क्योंकि इनकी ख्याति थी, गुंड महादेवी की ख्याति जो है इस क्षेत्र पर फैले हुआ था, प्रमुख ये राजमाता थी, तो उनके अनुरोध पर जो जाजल देव प्रथम ने इन्हें बंदी से मुक्त किया और इनके राज्य को वापस करके वापस लौट आया। तो पराजय इनको किसने किया था? कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने। तो यह हुआ सोमेश्वर देव से संबंधित प्रमुख जानकारी। अब आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।